लोग कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि RFLP, RAPD और AFLP। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं। तो ये जो मार्कर हम पढ़ रहे हैं, ये DNA बेस्ड मार्कर पढ़ रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मार्कर्स कैसे होते हैं, इनको जेनेटिक मार्कर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये DNA का फ्रेगमेंट होते हैं, है ना, और ये एसोसिएट होते हैं सर्टेन लोकेशन ऑफ जीनोम से। इनको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ये कहाँ यूज हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। इनके यूज से हम डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस पता कर सकते हैं, और हम अगर कोई अननोन डीएनए का सीक्वेंस पता करना चाहे तो वो भी हम इन मॉलिक्यूलर मार्कर से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स और इनके टाइप्स। तो दो तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर्स हम यूज करते हैं, एक होता है कोडोमिनेंट मार्कर्स और एक होते हैं डोमिनेंट मार्कर्स। इसके अलावा बहुत से मार्कर्स होते हैं जिसमें पीसीआर टेक्निक यूज होती है, और कुछ मार्कर्स होते हैं जिसमें पीसीआर बेस्ड मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन पीसीआर बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये जो मार्कर होते हैं इसमें पीसीआर का कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला मार्कर है आपका रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नाम सुना है सबने, है ना, नाम से क्लियर है कि यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हम डीएनए की लेंथ का पॉलीमॉर्फिज्म चेक करते हैं, किसका यूज करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो जिसकी वजह से आपको मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। क्या करते हो इसमें, हम लोग क्या करते हैं, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशंस, है ना। जैसे मैं बोलूं कि कोई एक स्पीशीज है, कोई स्पीशीज बी है, ये स्पीशीज ए और ये हो गया स्पीशीज बी। इन दो स्पीशीज में जेनेटिक लेवल पर क्या चेंजेस है, या मैं कोई दो ह्यूमन की बात करूं, दोनों ह्यूमन स्पीशीज है। ठीक है, एक स्पीशीज ए, एक ह्यूमन स्पीशीज, स्पीशीज नहीं इंडिविजुअल बोल दूं मैं, कोई इंडिविजुअल ए है, कोई इंडिविजुअल बी है। ठीक है, दोनों ह्यूमन तो सेम ही होंगे, तो क्या दो इंसान एक जैसे होते हैं, है ना। तो दो इंसानों में किस लेवल पे चेंज हुआ है, ये अगर आपको चेक करना हो तो आप रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके बता सकते हो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कहाँ डिफरेंस है। क्या करूं मैं, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल ले लूं, है ना, इसका जीनोम इसका जीनोम, दोनों को ट्रीट कर दूं किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो हर जीनोम की अपनी एक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन साइट होती है ना। तो मैंने दोनों के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर दिया। ट्रीट करने के बाद दोनों का जो जीनोम है वो फ्रेगमेंटाइज हो गया। फिर मैं क्या करूं, ये फ्रेगमेंटेड डीएनए का मैं कर दूं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे क्या होगा, दोनों के बैंड पैटर्न जनरेट होंगे। तो एक का बैंड पैटर्न दूसरे के बैंड पैटर्न से एक जैसा होगा कि अलग होगा, ये ए ये बी। मैं बोलूं कि मैंने दोनों स्पीशीज का रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट करके उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा दिया, दोनों के बैंड पैटर्न सेम आए हैं। इसका क्या मतलब है, ये दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के आइडेंटिकल हुए, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, पर अगर ये दो इंडिविजुअल अलग अलग है और जेनेटिक वेरिएशन है अगर इनमें, तो इनके बैंड पैटर्न्स अलग मिलेंगे। हाँ बोलो, ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर सेम तो एक पिता है और बेटा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, सेम पिता और बेटे में भी सेम नहीं आता। ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस में भी जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस, उनका भी उनका जेनेटिक मेकअप सेम हो सकता है। ऐसा इसके एप्लीकेशंस में भी आता है कि आप कोई चीज पता करना चाहते हो, जैसे कोई इंडिविजुअल है, पहले उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या स्ट्रक्चर था, फिर उसमें समझो कोई म्यूटेशन हो गया, तो आप उसका जेनेटिक मटेरियल फिर से लेके उसका RFLP लगा सकते हो। तो आपको पहले और बाद में, मतलब बिफोर एंड आफ्टर के ट्रीटमेंट और उसके कंपैरिजन से भी बता सकते हो कि उसके जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज आया हुआ। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या यूज करते हो, ये एक ऐसा जेनेटिक मार्कर है जिसमें वेरिएशन और डीएनए लेंथ में चेंजेस को स्टडी किया जा सकता है। इसमें डीएनए को आप फ्रेगमेंटाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे।
अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि अगर डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो तो कौन सा जेल यूज करोगे? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और आप क्या क्या चेक कर सकते हो इससे? लेंथ का मतलब यही हुआ कि देखो ये जीनोम है, इस जीनोम में पहले इतनी साइट थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के लिए, है ना। मेरे पास समझो 4 साइट थी जहां पर अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करूं तो मुझे इतने फ्रेगमेंट मिलेंगे। कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? देखो अगर मैं बोलूं 4 साइट है, किससे ट्रीट किया मैंने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां कहीं म्यूटेशन हो गया, है ना। मैंने फिर से डीएनए लिया और मैंने फिर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया, तो अब क्या हुआ? 1 2, और ये तीसरी साइट पे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि म्यूटेशन हो गया, तो साइट रह गई सिर्फ 3। तो फ्रेगमेंट कितने मिलेंगे? तो 4 फ्रेगमेंट का बैंड अलग और 5 फ्रेगमेंट का बैंड अलग होगा ना। तो मतलब पहले डीएनए की फ्रेगमेंट की लेंथ अलग थी, अभी डीएनए की फ्रेगमेंट की लेंथ अलग हो गई। तो आप क्या पता करते हो? यहाँ पे सिर्फ लेंथ के हिसाब से वेरिएशन पता करते हो। इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप? डीएनए को आइसोलेट करोगे और ये डीएनए प्योर डीएनए होना चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दो, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो, फिर उसके बाद इसमें ब्लॉटिंग भी करते हैं, ठीक है। और ब्लॉटिंग के बाद स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डीएनए को रेडियो एक्टिव प्रोब के थ्रू भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट ऑफ जीनोम भी आप डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरएफएलपी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आरएफएलपी सडन ब्लॉटिंग जैसा हो गया? तो सडन ब्लॉटिंग का ही एप्लीकेशन है आरएफएलपी। आरएफएलपी में कौन सी मेथड यूज करते हो? सडन ब्लॉटिंग करते हो। इलेक्ट्रोफोरेस्टिक, हाँ, किसका कनेक्शन है आरएफएलपी से? तो सडन ब्लॉटिंग का कनेक्शन, ठीक है। ये कैसा मार्कर है? तो ये कोडोमिनेंट मार्कर है। इसमें आप क्या करते हो? मेजर करते हो डीएनए के सीक्वेंस में कोई वेरिएशन अगर आया है तो आप प्रोटीन का नहीं पता कर सकते आरएफएलपी से। क्यों? अगर साउदर्न प्रोटीन होती ना तो फ्रेगमेंट क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ ट्रीट करता है डीएनए को, ना कि प्रोटीन को। आप इस मेथड से प्रोटीन का एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। आरएफएलपी में जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कि यहाँ पे डीएनए ना बहुत लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। दूसरी कि इसमें जो प्रोब होते हैं ना उनको रेडियो एक्टिव लेबल किया जाता है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन पर्पस। तो ये हजार्डस टेक्निक हो गई एक तरीके से। और इसमें अगर किसी जीनोम में सिंगल बेस पेयर में चेंज आया है तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है क्या सब चीजें? ठीक है। आरएफएलपी एक मॉलिक्यूलर डिटेक्टर है जिसमें आप कोई भी स्पीशीज में वेरिएशन चेक कर सकते हो, डीएनए के सीक्वेंस में वेरिएशन को चेक कर सकते हो, आप अगर कहीं पर म्यूटेशन हुआ है तो उसको भी बता सकते हो, है ना। लेकिन सिंगल बेस में अगर चेंज हुआ है तो उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें डीएनए जो आप लेते हो वो प्योरली मतलब प्योरिटी होनी चाहिए उसमें, है ना। चलो, ये प्रोटीन के लिए यूज नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, जहां आपको माइन्यूट चेंजेस या वेरिएशन चेक करने हो वहां आप आरएफएलपी लगा सकते हो। क्राइम सीन में लगा सकते हैं यार? किस में? क्राइम सीन में क्राइम हुआ, ब्लड सैंपल पड़ा, हाँ, तो आरएफएलपी वाला लगा सकते हैं? नहीं तो उसका क्या यूज होगा? मैम अब मुझे डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये जैसे मैं बोलूँ कि कहीं पे क्राइम हुआ, है ना, और वहां पे मुझे एक ब्लड सैंपल मिला या मैं बोलूँ कि हेयर मिला, ठीक है। तो अब मैं और मुझे ऐसा पता चला कि ये एक कोई पर्सन है जिसने ये मतलब ये क्राइम किया है ना। तो मैं इस सैंपल से जो डीएनए बनाऊंगी उसका मैं आरएफएलपी लगा के देख लूं और इसका आरएफएलपी लगा के देख लूं, अगर दोनों का सेम है तो मतलब यही सस्पेक्टेड है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। ये फिंगर, हाँ, ये फिंगरप्रिंटिंग क्या टाइप हो गया? फिंगरप्रिंटिंग यही हो ना, यूनिक फीचर्स। अगर 3 ब्लड सैंपल पड़े, हाँ, हमको तो पता है कि ब्लड सैंपल सेम है कि नहीं, तो अपन आरएफएलपी लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप सिमिलरिटीज बताने के लिए, हाँ हाँ, तो फिंगरप्रिंटिंग का मेथड भी यही आरएफएलपी से जाता है। वो ब्लड से
से इतने से ब्लड से डीएनए निकल सकता है? डीएनए ना होता है ब्लड में, पहली बात तो यार डीएनए ब्लड नहीं होता, ब्लड में डीएनए नहीं होता। नहीं, ऐसे ब्लड में कहाँ होता है डीएनए? न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है? हाँ तो नहीं बता कर सकते, ब्लड सैंपल से नहीं बता सकते आप, ऐसे ही बता आपको हेयर सैंपल लगेगा या कुछ और सैंपल हो सकता है। लेकिन सीरम से भी देखते हैं मैम, तो लेकिन सीरम में कैसे आपको जेनेटिक मटेरियल कैसे मिलेगा? लेकिन ब्लड से होता है। डिस्कस करते हैं। सैंपल में भी दूसरी टेक्निक। हाँ हाँ हाँ, आप प्रोटीन और यहाँ हम लोग डीएनए बेस्ड बात करें तो डीएनए बेस्ड टेक्निक यूज नहीं कर सकते, वो कोई और टेक्निक यूज कर सकते हैं। चलो पीसीआर बेस्ड टेक्निक, अभी हमने बोला नॉन पीसीआर हाइब्रिडेशन टेक्निक है, वहां पे पीसीआर यूज नहीं हुआ था। पीसीआर बेस्ड टेक्निक में आता है आपका आरएपीडी, आईएसएसआर, एसएसआर, एएफएलपी, ईएसटी, एससीओटी। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ देखेंगे एक चीज, दो चीजें, आरएपीडी और एएफएलपी। देखो पीसीआर सब समझते हो, पीसीआर मतलब एम्प्लीफिकेशन। तो कोई आपके पास डबल स्टैंड डीएनए है, इस डबल स्टैंड की आपको करनी है कॉपी, तो नंबर ऑफ कॉपीज के लिए आप क्या करते हो, पीसीआर चलाते हो। तो एक डबल स्टैंड से कितने डबल स्टैंड बनेंगे, 2, और इनको बनाने के लिए आपको क्या लगेंगे, प्राइमर्स लगे। तो एक होता है रिवर्स प्राइमर, सॉरी एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स प्राइमर। ठीक है, इन प्राइमर की हेल्प से आपके दोनों स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी और 2 स्टैंड से 2 डीएनए बन जाएंगे। अभी इसका सेकेंड साइकिल अगर मैं चला दूं तो इतने नंबर ऑफ साइकिल्स बनेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसको 1 2 3 है ना, मैंने कोई एक डीएनए की का स्टैंड लिया और मैंने 3 साइकिल चलाए, कितने नंबर ऑफ डीएनए स्टैंड मिलेंगे मुझे? 3 टाइम चलाना। इसका फॉर्मूला पता है ना, है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने कितने, ठीक है। अगर ये साइकिल 20 टाइम्स चला दूं तो कितनी कॉपीज बनेगी, ये आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से डीएनए आप क्या करते हो, एम्पलीफाई करते हो। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसका यूज क्या है, आरएपीडी। सबसे पहले ये एक तरीके का रहेगा ना, जो लगाया हुआ है उसको तो जोड़ेंगे ना, +1 कर देंगे। नहीं, उसका इंक्लूड है, क्योंकि हर बार ये टेम्पलेट अलग होता है ना, तो ये टेम्पलेट यूज ही तो हो रहा है, मतलब 8 रहेगा, एक ही नया बनता है, एक तो पुराना ही यूज होता है। पीसीआर में दोनों टेम्पलेट नहीं बनते, ठीक है। तो ये जो अलग हुआ यही काउंट होगा, 1 से 2 इसका कॉपी, फिर उसका कॉपी, फिर उसका कॉपी। चलो आरएपीडी, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्या करते हो इसमें, रैंडम एम्पलीफिकेशन करते हो। इसका मतलब है कि आपने किसी का डीएनए लिया और उस डीएनए का आप करना चाहते हो पीसीआर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो इमेच्योर कंडीशन है, जब उसके पास हीमोग्लोबिन फिल हो जाता है तो न्यूक्लियस को भी हटा देता है। बाद में क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी देख लो ये। तो जब हम आरएपीडी यूज करते हैं एज ए जेनेटिक मार्कर, तो हम पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन करते हैं जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस का। तो यहाँ पर जो प्राइमर यूज होते हैं वो आर्बिटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, या फिर मैं बोलूं रैंडम प्राइमर यूज किए जाते हैं। तो मैंने एक रैंडम प्राइमर बना लिया, ग्रुप ऑफ प्राइमर, और मैंने किसी का जीनोम लिया और उसमें ये प्राइमर डाल दिया, और उस प्राइमर के साथ फिर मैंने लगा दिया पीसीआर, ठीक है। तो 2 स्पीशीज अगर अलग अलग है तो ये प्राइमर के जुड़ने की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी, तो उनके प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी। तो फिर जो आपको पीसीआर से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका आप क्या कर दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आपको बैंड पैटर्न मिलेगा। तो अगर सेम स्पीशीज है तो सेम बैंड पैटर्न, अगर अलग अलग स्पीशीज है तो बैंड पैटर्न भी अलग अलग होगा। तो ये भी एक तरीके का वेरिएशन चेक करने का तरीका ही है, ठीक है। इसको डोमिनेंट मार्कर बोलते हैं, और इसके लिए आपको डीएनए के सीक्वेंस का प्रियोर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी रैंडम डीएनए का चेक कर सकते हो, आपको उसके लिए सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम इसमें जो कट करेंगे वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन इंटरवल से नहीं कटेंगे, उसको पूरा फ्रेगमेंट्स इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज नहीं होता। इसमें सीधा डीएनए लिया, सीधा एम्प्लीफिकेशन कर दिया और चेक कर लिया कि एम्प्लीफिकेशन हुआ है कि नहीं। तो आपकी कितनी मेहनत बच गई ना।
आपने बहुत सारे फ्रेगमेंट बना के बहुत सारे डीएनए का बैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी बजाय जरूर चीज निकाल लो। जितना प्राइमर डाला उतना ही डीएनए सीक्वेंस बनेगा, तो पता चल जाएगा कि इस स्पीशीज में ये डीएनए सीक्वेंस है कि नहीं है। पूरे डीएनए के साथ पूरा डीएनए यूज होता है इसमें। देखो ऐसा डीएनए टेम्पलेट, मतलब एक फिक्स डीएनए टेम्पलेट ले लो आप, कोई भी जीनोम ले लो, और उसको एज ए टेम्पलेट यूज करके आपने आरएपीडी पीसीआर लगा दिया। पीसीआर लगाने के बाद आपने प्राइमर्स लगा दिए, ऐसे रैंडम प्राइमर्स, है ना। अब इसमें से समझो 1 और 2 ही फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन हुआ, बाकी का नहीं हुआ, इतना ही एम्प्लीफाई हुआ। तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो आपको सिर्फ 2 ही फ्रेगमेंट मिले, बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलने के बजाय। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि इसके पास ये सीक्वेंस है जिसकी वजह से ये एम्प्लीफाई कर सकता है। ठीक है, जहां प्राइमर जाके जुड़ा सिर्फ वहीं पर एम्प्लीफिकेशन होगा। तो ऐसा आप किसी और स्पीशीज का भी स्टडी कर सकते हो। ये सेम एप्लीकेशंस है जैसा कि आपका आरएफएलपी का है। ठीक है, ये भी जेनेटिक वेरिएशंस को, हाँ प्राइमर जुड़ा है उसी का एम्प्लीफिकेशन, सिर्फ उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि फर्दर कॉम्प्लीमेंटरिटी करनी है ना आपको। पीसीआर क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन पहले ये डीएनए है, डबल स्टैंड है, उसको डीनेचर करेगा, सिंगल स्टैंड करेगा, फिर प्राइमर जाके लगेगा। कब, जब एनिलीन होगा, प्राइमर जाके लग गया तो ही एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता। पीसीआर में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है, बढ़िया। तो यह डीनेचरेशन के लिए क्या यूज करते हो आप, टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे कुछ बैंड दिखते हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या वेरिएशन आया। हाँ। ये एक क्विक और इजी ऐसे मेथड है, इसमें पीसीआर इन्वॉल्व है ना, और लो क्वांटिटी ऑफ टेम्पलेट इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसमें सीक्वेंस, मतलब प्राइमर का सीक्वेंस पता करना जरूरी नहीं है, मतलब रैंडम प्राइमर आप लगा सकते हो, और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आरएपीडी मार्कर्स, इनको आप चेक कर सकते हो। हाँ, इससे वेरिएशंस पता कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि कोई इंडिविजुअल ए है, कोई इंडिविजुअल बी, ठीक है, दोनों का मैंने जीनोम लिया, कोई फ्रैगमेंट, कोई स्पेशल फ्रैगमेंट ले लिया, उस फ्रैगमेंट में मेरे को चेक करना है कि इनके पास ये सीक्वेंस है कि नहीं। तो एक ने बता दिया 2 बैंड और एक ने बताया सिर्फ 1 बैंड, मतलब ये दोनों अलग अलग है, इनमें जेनेटिक वेरिएशन है। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही होते तो दोनों का फ्रैगमेंट पैटर्न सेम होता। किसी ने है ना, हमको तो रैंडम डाले हैं। हाँ, अब किसी ने कोई से दूसरे 2 प्राइमर लिए, किसी ने कोई से दूसरे 2 प्राइमर लिए, हाँ, तो हाँ उनके बैंड्स तो दूर दूर अलग अलग आएंगे। तो जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हो वहां तो यूनिकनेस है ना। यही प्राइमर मैंने यहाँ पे भी मैंने वही प्राइमर यूज किया, इतना ही डीएनए फ्रेगमेंट इसका भी लिया, इतना डीएनए फ्रेगमेंट इसका भी लिया, तो ये तो सिमिलैरिटी हुई ना, ऐसा। तो वहां आप चेक कर सकते हो वेरिएशंस। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताता है ना, और दूसरा इसके रिपीटेशन नहीं कर सकते आप ज्यादा देर तक, कंटामिनेशन आ जाता है, बस कर तो नहीं सकते। बस। प्राइमर जिससे बाइंड करेगा उसी का रिप्लिकेशन होगा। अगर अपन जो चाहिए है उससे प्राइमर बाइंड ही नहीं किया तो फिर हम ये नहीं कर सकते। मतलब हमने जो सोच के शुरू किया एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं मिलता कभी कभी, तो ये भी उसके डिसएडवांटेजेस है। हाँ, तो अगर वही रेप्लिकेट करता रहा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट केवल आरएफएलपी है ना जो पीसीआर बेस्ड नहीं है, बस आरएपीडी और एएफएलपी दोनों पीसीआर बेस्ड होता है। तो एडवांस कर देना आरएफएलपी नहीं है ना, आरएफएलपी बस पीसीआर बेस्ड नहीं नहीं है ना, और एएफएलपी आरएपीडी और एएफएलपी दोनों पीसीआर बेस्ड है। एक्चुअली एएफएलपी ना कॉम्बिनेशन है दोनों का, इसमें आप पीसीआर भी करते हो और इसमें आप रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज करते हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एएफएलपी क्या है, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एएफएलपी एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा ही होता है, इसमें कंबाइन होता है आरएफएलपी और पीसीआर का। इसमें क्या करते हैं, सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट भी करते हैं। मतलब सबसे पहले मैंने क्या लिया, जीनोमिक डीएनए लिया, उसको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर दिया। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आप ट्रीट करते हो तो एंड्स कैसे बनते हैं, स्टिकी बनते हैं कि ब्लंट बनते हैं? हमेशा स्टिकी बनते हैं, हमेशा ब्लंट बनते हैं, तो डिपेंड ऑन द एंजाइम्स, आपने जो एंजाइम यूज किया। तो यहाँ पर स्टिकी
स्टिकी एंड वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो यूज वेब करना। H1 देता है ना, उससे ब्लड टाइप करता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मैंने हिंद यूज किया, हिंद थर्ड, तो कैसा बनेगा? स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं जो स्टिकी एंड बनाए, पहली चीज। अब बन गए स्टिकी एंड्स, तो इसके एंड में हम लोग लगा देते हैं अडाप्टर्स। किसमें? AFLP में। ये लिया और मैंने लगा लिया अडाप्टर। ठीक है, उससे क्या होगा? अडाप्टर मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो कि इनके एंड से बाइंड कर जाए और अडाप्ट कर दे सीक्वेंसेस को। ऐसे अडाप्ट कर लिया अपन ने, डीएनए को अडाप्ट कर लिया, मतलब सपोर्ट किया। ठीक है, तो यहां पर लाइगेशन होता है अडाप्टर्स का दोनों एंड्स पे। और अब इस फ्रेगमेंट का मैं करूं पीसीआर, तो पीसीआर करने के लिए मुझे लगेगा प्राइमर, तो मैं अडाप्टर है ना, इसके अगेंस्ट प्राइमर बना दूं। तो अडाप्टर की सीक्वेंस मुझे पता थी, तो मुझे इसकी सीक्वेंस भी पता होगी, है ना। तो मैं ये जो फ्रेगमेंट है मुझे नहीं भी पता होगा तो भी मैं एम्पलीफाई कर सकती हूँ उसको। ठीक है, तो आप अननोन डीएनए का एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हो, पहली चीज। एडाप्टर वो एच ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो पाएगा ना, वो तो 5 प्राइम, मतलब 5 प्राइम साइड से तो ज्वाइन हो ही नहीं पाएगा, जहां पे 3 प्राइम OH में ज्वाइन हो पाएगा। देखो तो एक अब साइड ही हो पाएगा, दोनों तरफ कैसे हो पाएगा? नहीं, कोई डीएनए अगर है तो डबल स्टैंड नहीं बनता, वो बनता है ना डबल स्टैंड। तो उनके जो नीक्स बन जाते हैं जहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जरूरत होती है, वहां पे लाइगेशन आता है, मतलब लाइगेज आता है, तो लाइगेज ज्वाइन करवाता है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए लाइगेज लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्वाइन करने के लिए लगेगा। एडाप्टर का बोल रहा हूं मैं, एडाप्टर दोनों तरफ कैसे लगेगा? एक एंड पे लग सकता है ना, मतलब एक डीएनए की एक एंड पे लग सकता है, क्योंकि वहां पे 3 प्राइम OH फ्री है, और नीचे वाले डीएनए के एक एंड पे लग सकता है, वहां पे OH फ्री है। अडैप्टर इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। देख लो अब जरा, आ रहा है क्या? देखो ये कोई डीएनए है, मैं बोलूँ ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, और ये स्टिकी एंड बना रहा है, तो मतलब ये हो गया 5 डैश एंड, ये हो गया आपका 3 डैश एंड। ठीक है, अब अडाप्टर क्या है? अडाप्टर ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल, मतलब एक डीएनए सीक्वेंस ही है, तो ये यहां से और यहां से दोनों जगह जोड़ना है इसको मुझे, है ना। तो इसका 3 डैश एंड और इसका 5 डैश एंड, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते। इनको अगर मुझे बाइंड करवाना तो मुझे क्या लगेगा? तो ज्वाइन हो जाएंगे ना, ये स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड है मतलब जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है, तो इनके आपसी बेस पेयरिंग हो जाती है ना। तो सिर्फ यहाँ पर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनाना होता है, एक दो कॉम्प्लीमेंट्री तो हो जाती है यहाँ पे, इसीलिए स्टिकी एंड इज गुड फॉर द नेक्स्ट लाइगेशन। यहाँ से 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 5 डैश। क्या कहाँ है? संस्कृत का है। यहाँ पे 5 डैश थी, यहाँ पे 3 डैश होगा। हाँ, दोनों तरफ 3 डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डैश कर सकते हैं अपन एडाप्टर में सब। मैं ये बोल रही हूँ, हाँ मतलब वही बात बोल रही हूँ मैं कि एडाप्टर अपना बना हुआ आप तो उसके सिंथेसाइज नहीं कर रहे हो, आपके पास बना हुआ आप चिपका रहे हो खाली, समझ गए? अडॉप्टर नहीं है क्या? अरे अडॉप्टर तो इसमें लिखाया था मैडम कि डिफाइंड सीक्वेंस है जिसको जानना वो है। तो हमारे पास बनी हुई है, हमने उसको बनाया थोड़ी, अभी अपन सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने पास बना हुआ है, खाली लाइगेट करना है। तो देखो कुछ भी, कोई भी डीएनए सीक्वेंस होगा, लास्ट में एक की तरफ 5 डैश एंड होगा, एक की तरफ 3 डैश एंड होगा, तो खाली बनाना क्या आपको? लाइगेट ही करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनाना है, बस इतना ही काम होता है। ठीक है, आप सिंथेसाइज नहीं कर रहे हो। नॉन सीक्वेंस है, अडाप्टर इज नॉन सीक्वेंस। ठीक है, अडाप्टर डिफाइंड सीक्वेंस है जिसमें पता है कि क्या सीक्वेंस दे रहे हैं हम लोग, तभी उसके अगेंस्ट क्या करते हैं हम? प्राइमर डिजाइन करते हैं। अब इस प्राइमर को लगा दिया हमने, तो बीच के सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? बीच के सीक्वेंस का अननोन भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा हमको, है ना। इस सीक्वेंस का आप क्या करोगे? फिर पीसीआर लगाओगे, तो इनके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इनका क्या होगा? एम्पलीफिकेशन होगा। तो इनके एम्पलीफिकेशन की जो लेंथ होगी
वो सबकी वेरी करेगी, एक स्पीशीज की अलग और दूसरी स्पीशीज की अलग होगी, दोनों का फिर चला दो आप क्या, इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो इसका फ्रेगमेंट का लेंथ और इसके फ्रेगमेंट का लेंथ अलग अलग होगा, तो ये आप वेरिएशन चेक कर सकते हो। तो दीज आर द ऑल आर द टेक्निक्स टू चेक द वेरिएशंस in a individual species or the same species after the mutation or before the mutations. मैम वो ये एडाप्टर लगाने के बाद फिर हमने वापस प्राइमर दिया, प्राइमर दिया अडाप्टर के अगेंस्ट और पीसीआर चलाया, फिर पीसीआर चला दिया। पीसीआर उन्हीं से बाइंड करेगा जो कि मैं वो पीछे वाली स्लाइड दिखाती हूँ। प्राइमर से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हाँ, तो पीसीआर अडाप्टर लिगेंड मिक्सचर करते हैं, फिर प्राइमर लगा देते हैं। टारगेट किसका करता है, अडाप्टर को टारगेट करता है, इसकी वजह से वेरिएंट बेस एट द 3' एंड ऑफ द प्राइमर, कुछ नहीं, वो एट द एंड बाइंड करता है और इसके अगेंस्ट आप क्या कर लेते हो, पीसीआर चला लेते हो। आरएफएलपी जैसा है क्या? एक क्वेश्चन में जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोनेशिया से ट्रीट किया, हमें सीक्वेंस को पता चल गया कि कौन सा सीक्वेंस है, तो हमसे अडॉप्टर क्यों? इसलिए क्योंकि देखो हम ऐसा मान रहे हैं कि पीसीआर लगाने के बाद सेंसिटिविटी बढ़ेगी और एक्चुअल में वही फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट का जो स्पेसिफिक लेंथ होगा वो हमको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा और इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया, आपका रैंडम प्राइमर था तो आप कहीं भी जुड़ रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, तो रिप्रोड्यूस करना मतलब मुश्किल लग रहा था। यहाँ अडाप्टर में फिक्स हो गया कि यही सीक्वेंस देना है इसी का, तो वो पीसीआर इज द बेटर टेक्निक जिससे हम सेंसिटिविटी के साथ डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो, तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, यही इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये देख लेना यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैंने पेपर के क्वेश्चंस डाले हैं तो यही डिस्कस हो जाएगा। हाँ, तो आरएफएलपी हमने अभी देखा, अब बन रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है? तो एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरएफएलपी जिसमें प्राइमरली डिटेक्ट कर रहे हो, क्या डिटेक्ट कर रहे हो आप, इसमें डीएनए के सीक्वेंस में जो वेरिएशन होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड और एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, ठीक है? आरएफएलपी फिर से प्रोब यूज करते हैं, सडन ब्लॉटिंग का ही टाइप है ये, ठीक है? सडन ब्लॉटिंग में क्या करते हो आप, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या करते हो, प्रोब कोई स्पेसिफिक फ्रेगमेंट से बाइंड करता है ना? तो ये आरएफएलपी के एमसीक्यूज है। ये बन गए थे आपसे अभी पेपर में बने? ये रेस्ट्रिक्शन और आरएफएलपी वाला बना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला बना। ठीक है, चलो आरएफएलपी मार्कर के बारे में सही क्या है? highly sensitive to temperature. They require the utility dominant नहीं है, कोडोमिनेंट है। हाँ, they detect only small variation in DNA. हाँ, यही से कोडोमिनेंट अच्छा वेरी करते हैं। नहीं ना, ये प्रोब यूज कर रहा है ना, तो रेडियो एक्टिव यूज होता है require इसमें। the use of radioactive. हाँ, क्योंकि ये डीएनए के स्मॉल वेरिएशन नहीं बता सकता, ये सिर्फ लार्ज वेरिएशंस बता सकता है। मतलब अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है ना तो आरएफएलपी नहीं बता सकता, ठीक है? तो टेक्निक प्रोब्स आर रेडियोएक्टिव थे। हाँ, रेडियोएक्टिव प्रोब्स यूज करते हैं इसमें। ये नहीं पता। ये सडन ब्लॉटिंग पढ़ा ना अपन ने, सडन ब्लॉटिंग में देख लेना एक बार। प्रोब जो होते हैं ना रेडियोएक्टिव लेबल्ड होते हैं, किसको लेबल कर रहे थे, P32 को कर रहे थे ना। चलो, सडन ब्लॉटिंग का दिस टेक्निक इज यूज फॉर द विजुअलाइजिंग आरएफएलपी रिजल्ट्स। कहाँ देखोगे, Visualizing the Johnson Institute of Application. सदा नहीं होगा मैम, ये तो फिश हो गया ये तो फिश है ना, है ना, ये तो नहीं आया है। था आज क्वेश्चन, इसका मैंने सदा नहीं लगाया है। सारे मैंने भी सुना। ईडीसी में मैम ये बहुत बढ़िया थी, कभी पढ़ी ऐसा वाला। रुक जाओ यार, ये आरएफएलपी तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हो ना, तो विजुअलाइज भी तो इसी में करते हो। हाँ, पर ब्लॉटिंग भी करते हो। सडन ब्लॉटिंग बताया था आपने, सडन ब्लॉटिंग करेंगे।
सदन ब्लॉटिंग करते हैं। रिजल्ट में मैम पूछा, रिजल्ट तो सदन ब्लॉटिंग फाइनल करेंगे तब तो रिजल्ट मिलेगा ना। चलो सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये कंफ्यूजिंग हो गया, ऐसा ऑप्शन नहीं देना था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आरएपीडी और आरएफएलपी में क्या, आरएपीडी का क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, इट रिक्वायर लेस डीएनए। आरएपीडी में कम डीएनए लगता है, ठीक है चलो मान लूं मैं। इट इज मोर लेबर इंटेंसिव, यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आरएपीडी की बात हो रही है, आरएपीडी के बारे में। तो आरएपीडी में रेडियो एक्टिव प्रोब्स, अरे आरएपीडी नहीं, आरएफएलपी है सदन ब्लॉटिंग, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रियर नॉलेज ऑफ द टारगेट सीक्वेंस, ये है सही। आपको आरएपीडी में क्योंकि हम रैंडम एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो हमको टारगेट सीक्वेंस का सीक्वेंस पहले से पता होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये डीएनए मैम इसके एक में आपने बताया था ज्यादा चाहिए होता है इसमें, हाँ ये भी कंट्रोवर्शियल हो गया। इसमें लेस एक्चुअली गलत है, लेस नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत कर दिया इन्होंने। अगर ये बोलता कि इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ, आरएफएलपी में कहाँ हमको सीक्वेंस पहले से पता होता है? आरएफएलपी में हमको सीक्वेंस पता होता है जिसका हम प्रोबिंग करते हैं ना सदन ब्लॉटिंग में। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको प्रोब का सीक्वेंस पता होता है, तभी तो आप प्रोब बना पाते हो। हाँ मतलब हम जैसा अगर वो सदन ब्लॉटिंग से, इनमें से कोई सा मिल सकता है, कोई सा भी नहीं मिलेगा, सब तो हो सकता है। हाँ पर आपको टारगेट सीक्वेंस पता होगा तो आप सदन ब्लॉटिंग की नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। पर आरएपीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल जेल में देख लेते हो, बस खत्म। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएपीडी हमने एडाप्टर सीक्वेंस पे लगाया है तो किसमें? एएफएलपी में लगाया, आरएपीडी में नहीं लगाया। चलो आरएपीडी हाँ इसे ही है, आरएफएलपी में ऐसा होता है। नॉट ट्रू। हाँ तो इसमें विदाउट प्रियर नॉलेज ऑफ जीनोम, ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है। सिंगल प्राइमर टू एम्प्लीफाई द डीएनए, इट इज बेस्ड ऑन पीसीआर, ये भी सही है। यूनिक फिंगरप्रिंटिंग है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिंगल प्राइमर, ठीक है। इसमें सिंगल प्राइमर थोड़ी लगेगा, दोनों लगेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों लगेंगे, ठीक है। इसलिए रिवर्स फॉरवर्ड दोनों सी इज करेक्ट आंसर। आरएपीडी पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्टेड बाय आरएपीडी। क्या पॉलीमॉर्फिज्म चेक करते हो आप यहाँ पे? फ्रैगमेंट लेंथ। आरएपीडी में डिफरेंस इन फ्रैगमेंट लेंथ, पॉइंट म्यूटेशन ट्रांसक्रिप्शन, आरएफएलपी में फ्रैगमेंट लेंथ पता चल रही थी ना हमको, रेस्ट्रिक्शन इंटरवल। इसका फुल फॉर्म बताओ। रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, डीएनए के वेरिएशंस पता कर सकते हो आप। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंसेस, ट्रांसक्रिप्शन की तो एमआरएनए पे बात होती है, अमीनो एसिड तो प्रोटीन पे बात हो गई। फ्रेगमेंट लेंथ की बात नहीं करते हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। पॉइंट म्यूटेशन बता सकते हो आप इससे। मतलब ये मतलब वो जो था हमारा आरएफएलपी वो लार्ज को बता रहा था, वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं बता सकता। हाँ मतलब ये बता सकता है, ये बता सकता है, ये बता सकता है। ये मतलब सिंगल बेस पेयर में भी अगर चेंज हुआ ना तो पीसीआर से चेंज हो जाता है उसमें। पीसीआर के जो मतलब उनके एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस से आपको लेंथ अलग अलग मिलेगा। सीक्वेंस के हिसाब से जो आपने प्राइमर डिजाइन की है तो वो खाली एम्प्लीफाई हो रहे हैं, तो इसमें अगर कोई वेरिएशन आता है तो एम्प्लीफिकेशन में भी वेरिएशन आएगा, ऐसा, ठीक है। चलो आरएपीडी रैंडम प्राइमर्स यूज होते हैं। अब पेयर ऑफ यहाँ पे हमने पीसीआर चला रहा था तो उसने एक म्यूटेशन आया तो चलाया ही नहीं, करा ही नहीं। और वहाँ पे हमने प्रोब यूज किया था आरएफएलपी में, तो वो उसमें छोटा मोटा म्यूटेशन हुआ तब भी प्रोब लग गया। हाँ प्रोब तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेस्ड होता है ना, हाँ। तो अगर 10 में से
10 में से 2-3 अगर इधर उधर भी हो गए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लाइट इंटेंसिटी, रेडियो आइसोटोप तो कलर दे ही देता है कॉम्प्लीमेंट्री पे, ऐसा पता नहीं हाँ चलता। कलर तो दे देना। लास्ट क्वेश्चन, RAPD with primer generate polymorphism, it does not generate, दोनों ही सभी generate करते हैं polymorphism। मैम डी होगा इसका। It amplifies random region of the एक्सपेंसिव कॉस्ट पीसीआर एनालिसिस। इनका ये कहना है कि आरएपीडी एएफएलपी से कैसे अलग है। सी रैंडम रीजन ले रहा है ना वो। तो एएफएलपी में अडाप्टर के प्राइमर लगते हैं ना, तो यहाँ रैंडम नहीं होता ना, सिर्फ आरएपीडी में रैंडम एम्प्लीफिकेशन होता है। तो ये यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो आरएपीडी का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो रैंडम एम्प्लीफिकेशन देता है, और जहां भी रैंडम दिखे वो सही हो जाता है, ठीक है। बोला क्या मैंने एएफएलपी को डिफरेंट मान दिया। नहीं यार, एएफएलपी में कहाँ होता है ऐसा। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। हाँ मैं तो पढ़ के उल्टा। चलो, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। एक बार प्रेजेंटेशन आप लोग देख लीजिएगा।